नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट को हमारी एजिंग AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को आगे चल के रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ जिन एयरक्राफ्ट को अभी खरीदा जाएगा उनकी कैपेसिटी 18 टन से लेके 30 टन के आसपास होने की बात की गई थी। और इसमें अभी एयरबस की तरफ से अपनी A400M, एम्ब्रर की तरफ से अपनी C390 और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी C130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है। अभी रिसेंटली एम्ब्रर की तरफ से इस टेंडर में अपनी ऑफिशियल रिस्पांस को सबमिट किया गया था, जिसमें एम्ब्रर की तरफ से इस डील को लेकर कुछ क्लैरिटी का डिमांड किया जा रहा है। सबसे पहले इस डील में जो गड़बड़ है वो इस डील के अंदर खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट के नंबर को लेके, क्योंकि इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि इसमें एग्जैक्टली कितने एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है। अभी तक बस एक रफ डाटा दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम 40 से 80 के आसपास या 60 से 80 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन किसी भी टेंडर में अपनी बिड को सबमिट करने से पहले ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कितने यूनिट्स के लिए उनको ऑर्डर मिलने वाला है। बिना इस इन्फॉर्मेशन के कोई भी सही तरीके से अपनी बिड को सबमिट नहीं कर सकता है। एम्ब्रर का ये कहना है कि 40 से 80 एयरक्राफ्ट की जो रफ डाटा उनको दिया जा रहा है, इनमें डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसका एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर भारत 40 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो उसमें भारत को इनकी यूनिट कॉस्ट जितनी पड़ेगी, अगर वो 80 एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें यूनिट कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और इसमें भारत को बेहतर फाइनेंशियल और टेक्निकल ऑफर भी मिल सकती है और कंपनी की तरफ से दिया जा सकता है, जिस वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें एम्ब्रर का एक कहना है कि वो अभी मिनिमम 30 से 40 एयरक्राफ्ट की डील की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एग्जैक्टली नंबर को बताया नहीं जाएगा तब तक इस डील को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगला अपडेट एरियल बॉम्ब्स की तरफ से है, या आसान भाषा में फाइटर एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किए जाने वाले बॉम्ब्स की तरफ से। अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल 1000 kg की बॉम्ब को डेवलप किया गया और ये अभी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के बाद ये किसी भी फाइटर जेट से ड्रॉप किए जाने वाले बॉम्ब्स के मुकाबले सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाला बॉम्ब होने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ जिन जनरल पर्पस बम का इस्तेमाल किया जाता है उनकी एवरेज वेट करीब 450 kg होता है, लेकिन अभी जबलपुर बेस्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से ये जो नई बॉम्ब को डेवलप किया गया ये 1000 kg का होने वाला है, जो कि हमें अभी बेहतर स्ट्राइक और डिस्ट्रक्टिव पावर को देने वाला है। इस नए बॉम्ब को अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुमदुम और मेटल सीड फैक्ट्री ईसापुर की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। इंडियन एयरफोर्स को भी अभी ऐसे ही बॉम्ब की काफ़ी ज़रूरत थी, जिस वजह से अभी इस कैटेगरी की बॉम्ब को डेवलप करना शुरू किया गया था और अभी इसको मैन्युफैक्चर करना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से स्टार्ट किया चुका है, जिनको जल्दी यानी कि लगभग अगले महीने तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट माउंटेड आर्टिलरी गन की तरफ से है। अभी पिछले कुछ सालों में टोड आर्टिलरी गन के बदले माउंटेड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन का डिमांड खास करके इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका मेन कारण यही है कि अभी हमारा जो पूरा फोकस था वो अभी पाकिस्तान से चाइना की तरफ शिफ्ट होने लगा है और पाकिस्तान के साथ हमारे जो जंग हुए थे और जो बॉर्डर था वो काफ़ी हद तक प्लेन एरिया में था, यानी कि राजस्थान के सेक्टर में था और पंजाब सेक्टर में था। लेकिन चाइना के साथ अगर हमारा जंग होता है तो पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा वो पहाड़ी एरिया में होने वाला है। तो इसी वजह से अभी इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए टोड आर्टिलरी गन के बदले सेल्फ प्रोपेल्ड और माउंटेड गन्स को खरीदने का विचार किया जा रहा है। इस दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी अपनी धनुष गन्स के एक माउंटेड वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है और कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी ATGS को बेस करके माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिसकी पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर भी उनको मिल चुकी है। लेकिन इस दौरान अभी व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक नई माउंटेड आर्टिलरी गन को डेवलप किया गया। ये एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, जिसको अभी एक 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया। अब ये पता चला है कि इस नई आर्टिलरी गन सिस्टम को अभी पोखरण में टेस्ट करना शुरू किया जा चुका है। अभी इसे इंडियन आर्मी
आर्मी में इंडक्ट करने से पहले इसकी कई और टेस्ट भी किया जाने वाला है। इस गन की रेंज करीब 45 किलोमीटर के आसपास होने की बात की गई है और इसकी फायरिंग एंगल को या एलिवेशन को करीब 0 डिग्री से लेकर 72 डिग्री के आसपास एडजस्ट किया जा सकता है। इसको कैरी करने वाला व्हीकल मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है और इसमें एक बार में करीब 24 प्रोजेक्टाइल को भी कैरी किया जा सकता है। इसमें एक ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और अम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड हो जाता है और इस वजह से ये हमको शूट कैपेबिलिटी भी देने वाला है। माउंटेड गन्स होने की वजह से फायरिंग करने के बाद तुरंत ही इसको मूव किया जा सकता है, यानी कि इसकी पोजीशन को इसको हटाया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन की वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम को इसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कभी पता नहीं लगेगा। इसकी फायर पावर की बात करें तो ये ब्रस्ट मोड में करीब 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकता है और इसमें इंटेंस मोड में हम 3 मिनट के अंदर 12 राउंड्स को भी फायर कर सकते हैं। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। कल ये खबर सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि अभी इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर और भारत का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जल्दी ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो 2032 तक भारत के पास तीसरा ऑपरेशनल कैरियर मौजूद होने वाला है और एक तरीके से सभी चीज़ों को अभी नेवी की तरफ से चाइनीज नेवी की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट मौजूद है और इंडियन ओशन रीजन में चाइना धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है, जिस वजह से नेवी की तरफ से तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जल्द ही एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस खबर के सामने आने के बाद अभी चाइना की तरफ से इस पर रिएक्ट करना शुरू किया जा रहा है और चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से अभी इसी बात को लेके भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चाइना का ये कहना है कि दुनिया भर में गिने चुने देश मौजूद हैं जिनके पास खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजिनस तरीके से बनाने का टेक्नोलॉजी और क्षमता मौजूद है और भारत ऐसा कर सकता है, जो कि भारत की कैपेबिलिटी को दिखाता है। लेकिन अगर भारत ये सब चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है तो इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला और ये भारत की नैरो माइंडेड माइंडसेट को दिखाता है या दर्शाता है। इसके बाद चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से इंडियन नेवी की विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी सवाल उठाए गए थे कि भले ही भारत की तरफ से एनएस विक्रांत को इंडिजिनसली डेवलप किया गया और इसको मैन्युफैक्चर किया गया, लेकिन अभी तक ये फुली ऑपरेशनल नहीं हो पाया, जिस वजह से इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर भी चाइना की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। इसको अभी चाइना की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें चाइना की तरफ से सांगडोंग की तारीफ करते हुए बात बताया जा रहा है कि भले इसका कंस्ट्रक्शन को एनएस विक्रांत के बाद शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी चाइना की तरफ से इसको पहले बना लिया गया था और अभी इसको चाइना की तरफ से कई बार डीप से मिशन में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि एनएस विक्रांत को अभी तक ऐसी कोई भी डीप से मिशन में डिप्लॉय नहीं किया गया और ना ही कोई मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज में इसको इस्तेमाल किया गया। वैसे एक तरीके से इस क्रिटिसाइज करने वाली बात से पता चलता है कि चाइना को भी अभी भारत की बढ़ रही नेवल ताकत से दिक्कत होने लगा है और खास करके भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को लेके अभी चाइना धीरे धीरे परेशान होने लगा है। बाकी बात रही एनएस विक्रांत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की, तो इसी महीने से एनएस विक्रांत को फुली ऑपरेशनल किया जा चुका है और ऑब्वियस सी बात है कि सांगडोंग को चाइना की तरफ से 2019 में अपनी नेवी में कमीशन किया जा चुका था, तो जाहिर सी बात है कि पिछले 3 सालों में इसको ऑपरेशनल मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एनएस विक्रांत को लगभग 1 साल पहले नेवी में कमीशन किया गया था और 1 साल की लगभग टेस्टिंग के बाद अभी इसको फुली ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो आने वाले 2-3 सालों में इसको भी कई बार मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा और मिलिट्री एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया जाएगा, तो इससे इसकी कैपेबिलिटीज पर कैपेसिटी के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात सच है कि इसे बनाने के लिए भारत की तरफ से लगभग 13 साल का वक्त लिया गया था, जबकि चाइना की तरफ से सांगडोंग को बस 5 साल के अंदर ही बना लिया गया था और चाइना की जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है वो भारत के मुकाबले काफी तेज भी चलता है, जिस वजह से वो काफी जल्दी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को या फिर नेवल वेसल्स को भारत के मुकाबले बना सकते हैं। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाली है। आप सभी को मैंने कल बताया था कि अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स को अरेंज किया जाएगा उसमें एडिशनल तेजस MK1 को खरीदने के लिए अप्रूवल मिलने वाला था। तो आज इसको लेके एक और अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें ये बात बताया गया कि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में खास करके आर्मी और एयरफोर्स के लिए करीब 2.23 लाख करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया गया था। इस टोटल अमाउंट में लगभग 98% बजट इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और लगभग 2.20 लाख करोड़ को इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और खर्च किया जाएगा। लेकिन इन अप्रूवल में जो सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात थी वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील को लेकर था, क्योंकि अभी तक LCH को मास में इंडक्ट करने के लिए कोई भी
खबर सामने नहीं आया था, यानी कि इतनी जल्दी इनको खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने की उम्मीद नहीं किया गया था। लेकिन अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से करीब 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया गया। इसके बाद 97 तेजस MK1 को भी एक्वायर करने के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, जिस डील की कीमत करीब 65,000 करोड़ के आसपास होने वाली। और साथ ही इनिशियल बैच में 84 सुकोई को भी सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए इस दौरान अप्रूवल दे दिया गया, जिसके बाद अभी ये तीनों डील को अभी धीरे धीरे ऑफिशियली आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।